नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं धर्म की, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की, आज हम बात करने वाले हैं कानून की और आज हम बात करने वाले हैं अधिकार की। हिजाब मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर से देश में हिजाब को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एक छात्रा ने याचिका दायर की कि वो अपने स्कूल में हिजाब पहनना चाहती है। इसमें उसने बकायदा दलील भी दी कि 6वीं से 10वीं तक वो हिजाब पहनती आई है और आगे भी इसी तरीके से हिजाब पहनने की परमिशन चाहती है। बकायदा इसके लिए उसने कहा कि वो बचपन से इसे पहनती आ रही है, दलील उसकी तरफ से दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कह दिया कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है। दूसरा, इस्लाम में हिजाब पहनने की अनिवार्यता का कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धार्मिक दलील देने की जब बात आई तो छात्रा वो दलील वहां पर नहीं रख पाई कि कहां पर अनिवार्यता हिजाब की बताई गई है। इसी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बहस सिर्फ हिजाब तक की नहीं थी, बहस ये भी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कर्नाटक हिजाब केस को लेकर भी दलील रखी। एक संक्षेप में कर्नाटक हाईकोर्ट केस के बारे में भी एक बात की, कर्नाटक हिजाब केस के बारे में एक बात की। बात यह भी है कि एक बार फिर से जो बहस छिड़ी है उस पर सियासी संग्राम भी है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। किस तरीके से, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समझिए। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत है। मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हो रहा है कि हिजाब के नाम पर जो है वो सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिक बवाल करने की जो कोशिश हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो, और भारत में कोई हिजाब पे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संस्थाओं की व्यवस्था है, जो चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो नौकरियां जहां हो रही हों या जब संस्थान हो रहे हों, उनकी अपने जो भी ड्रेस कोड है, जो भी अपनी अनुशासन है, उसका सबको सम्मान करना होगा। और इस पर मैं मानता हूं कि किसी भी तरह का जो है वो कमनल तड़का लगाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो परिधान से पहचानते हैं और परिधान पहनने पर ही, मनपसंद का परिधान पहनने पर ही अगर रोक लगा दे तो हाई कोर्ट को मैं क्या कहूँ। फैसला कोर्ट का है तो कोर्ट के फैसले का खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं। बस मुझे प्रधानमंत्री को लाइन याद आ रही थी। स्कूल के जो चहारदीवारी है, उस चहारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने उसूल हैं, उन उसूल को अपनाना चाहिए। अब रह गई बात हिजाब की, तो वकील साहिबान ने सही तरीके से अपनी दलीलें जजों के सामने पेश नहीं कर पाए, चूँकि ये एक बहुत बारीक शरीयत का मसला है। अगर वकील साहब ने उलमा से रुजू किया होता, कुरान व हदीस की दलीलें तलाश की होती, ज़रूर उसमें सबूत मिल जाता। कुरान शरीफ की एक सूरह नूर है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि औरतें अपने जिस्म को कपड़े से खूब कायदे से ढकें, और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब इस्तेमाल करती हैं। ये एक इस्लामी लिबास है। तो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जमकर देखा जा रहा है। कोई मुस्लिम स्कॉलर इस बात के पक्ष में है तो कोई इसका विरोध करते हुए इसे अपने धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बता रहा है हाईकोर्ट के इस फैसले पर। तो उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक सियासी रार छिड़ गई है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक राजनीतिक तंज कसा प्रधानमंत्री के ऊपर, बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए हुए, और ये कह दिया साफ सीधे तौर पर कि हाईकोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के लिए क्या कहेंगे, बस हमें यूं ही प्रधानमंत्री की याद आ रही थी। तो एक तरह का राजनीतिक तंज उन्होंने यहाँ पर कसा। तो सवाल कई है, वो सवाल अब आपके समक्ष फटाफट से रख देते हैं। वो सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। हिजाब धार्मिक आधार या निजी पसंद, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जरूरी है, जिस पर एक बहस है। धर्म की आजादी बड़ी है या फिर यूनिफॉर्म बड़ी है? आपके धर्म को लेकर आपकी फ्रीडम सबसे ज्यादा बड़ी या स्कूल की यूनिफॉर्म? आर्टिकल 25 पर कोर्ट की कसौटी कितनी सही है, क्योंकि एक दायरा भी तो होना चाहिए। यही बात कोर्ट की तरफ से कही गई।
आगे हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में क्या? हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात इस फैसले को लेकर की जा रही है। फैसला आने के बाद से ही बात शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हिजाब पर फैसला या फिर सियासी संग्राम जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो ये वो तमाम सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनके साथ आज हम सीधी बात करने वाले हैं। एक एक कर उन मेहमानों से तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे और ये सवाल बेहद ज़रूरी हैं। आर्टिकल 25 का हवाला दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसके साथ ही सीमा कौन तय करेगा, कहां पर जाकर एक सीमा तय होगी, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल जो है वो आकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं जो जुड़ चुके हैं, जिनके साथ तारुफ आपका करा देते हैं। चर्चा हम आज करने वाले हैं। हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हमारे साथ इमरान खोखर जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। संदीप मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले संदीप मिश्रा जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, हाईकोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आया, जो बात कही गई, जो टिप्पणी की गई, उसको जरा संक्षेप में फटाफट से पहले समझा दीजिए। और साथ ही आर्टिकल 25 का जो हवाला दिया गया है, उसकी सीमा कौन तय करेगा, कहां तय होगी, कहां पर सीमा आती है, ये सब भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहीं न कहीं उस फैसले को आधार बनाया जो आज से कुछ साल पहले 2022 में फरवरी महीने में एक नोटिफिकेशन कर्नाटक राज्य ने इशू किया था, जिसके अगेंस्ट में फिर कर्नाटक के हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था। और उसी फैसले को आधार बना करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है हमें कोई आधार नहीं दिखाई देता है जिससे हम इलाहाबाद हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले से अलग रुख अख्तियार करे। तो यहाँ पर यह बात साफ है कि वह निर्णय जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिया था कि भाई हिजाब इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक प्रैक्टिस, तो यह बात स्थापित हो गई है। लेकिन आप देखें, जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने डिफरेंट व्यू लिया। एक न्यायाधीश इस बात के सहमत थे कि हिजाब इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, और दूसरा जो है वो कहे कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर अभी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की बात आती है जब यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही इस फैसले पर 2 रुख है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जब यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा तो सवाल उठेगा कि क्या जो हेमंत गुप्ता जी का व्यू था और सुधांशु धुलिया जी का व्यू था, उसमें सुप्रीम कोर्ट किस व्यू को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि एक में कहा गया कि 19(1)(a) अनुच्छेद संविधान का जो है और आर्टिकल 21 जो है, दोनों ही आपको अधिकार देता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है यूनिफॉर्म धारण करें, और यह आपकी इंटीग्रल प्रैक्टिस में आता है, आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हेमंत गुप्ता जी का भी जो आता है, वहां पर कहा जाता है कि यह इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो एक बड़ी डिबेट को लेकर के आएगा, जहां पर एक बड़ी बेंच इस फैसले को डिसाइड करेगी। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है अपने आप में एक पुनरावृत्ति है कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले की। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई पटाक्षेप नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि एक निर्णायक बहस इस पर हो पाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए एक बड़ा सवाल इंतजार के साथ आकर खड़ा हो गया है कि हाईकोर्ट में तो जो हुआ वो आज हमारे सामने है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसके लिए तो इंतजार ही करना होगा। तभी शायद ये बहस जो है इसको विराम मिल पाएगा, वरना ये बहस इसी तरीके से अनवरत जारी रहने वाली है। लेकिन इस बहस में कौन किसके साथ है, किसका क्या पक्ष है, वो जान लेना, समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरान खोखर साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान खोखर साहब, आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है? क्या आपके अनुसार हिजाब अनिवार्य है स्कूल के अंदर, जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आता है, आपकी धार्मिक आजादी के साथ आता है, आपके धर्म के साथ आता है, आस्था के साथ आता है, या फिर यूनिफॉर्म होनी चाहिए? मोनिका जी, मेरे हिसाब से हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं कुरान के हिसाब से। कुरान के अंदर 2 सूरतें हैं, सूरह नूर, सूरह अज़हाब में साफ शब्दों में कहा गया है कि एक मोमिना को, यानी बिलीविंग वुमन को लोअर देयर ग्लांसेस, अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए, गार्ड देयर मॉडेस्टी, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, एंड डू नॉट डिस्प्ले देयर अडॉर्नमेंट्स। और इसके बावजूद भी ये भी कहा गया है, मर्द को भी हिजाब के लिए कहा गया है कि तुम्हें अपनी निगाहों का हिजाब करना है।
अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। इस हिजाब जो है वो एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। ये बात और है कि हाईकोर्ट के अंदर जो वकील हजरात खड़े हुए होंगे वो प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का फैसला है तो हाईकोर्ट के कई फैसले कर्नाटक हाईकोर्ट के भी थे, बॉम्बे हाईकोर्ट के भी थे, लेकिन जब इस मामले को लेकर, हिजाब को लेकर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक्टूबर 2022 के अंदर साफ शब्दों में सुधांशु धूलिया साहब ने कहा कि हिजाब इज द वेयरिंग हिजाब इज अ मैटर ऑफ चॉइस, द वेयरिंग हिजाब इज अ मैटर ऑफ प्राइवेसी, द वेयरिंग हिजाब इज अ मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब मामला और थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर जस्टिस संजीव खन्ना साहब और संजय कुमार साहब की बेंच ने साफ शब्दों में एक बात और कही कि इसको पार्शली स्टे करते हुए ओरल ऑब्जर्वेशन दिया। वो ओरल ऑब्जर्वेशन ये था कि जिस तरीके से आप स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करते हुए हिजाब को बैन कर रहे हैं, क्या आप तिलक और बिंदी को भी बैन करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है। क्योंकि हम लोग इस देश के जिम्मेदार नागरिक है तो संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है, हमारे उस पर विश्वास है, एंड वी हैव ग्रेट फेथ इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला जाएगा तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी बदला जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला भी बदला गया, इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला बदला जाएगा। मोनिका जी, बहुत सीधा सा मतलब है, एक महिला को राइट टू चॉइस है कि वो क्या कपड़े पहने। एक महिला साड़ी पहनती है, लेकिन ये राइट टू चॉइस वो स्कूल की यूनिफॉर्म भी तो है ना इमरान खोकर साहब। राइट टू चॉइस, आप जब स्कूल के बाहर है तो आपकी वो राइट टू चॉइस मैटर करेगी, लेकिन स्कूल के अंदर तो एक स्कूल यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस कोड होता है, एक अपनी लीगल चीजें होती हैं जो स्कूल की लीगल चीजें, उन्हें तो आप फॉलो करेंगे ना। तो एक और ऑर्डर लाइए साथ में, इसके साथ में एक नया ऑर्डर लाइए कि कोई महिला बिंदी नहीं लगा के आ पाएगी क्योंकि कल्चर का हिस्सा है। कोई महिला मंगलसूत्र पहन के टीचर नहीं आ पाएगी। बच्चों की बात हो रही है इमरान खोकर साहब, बच्चों की बात हो रही है, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। आप मोनिका जी सबके लिए लागू कीजिए, ड्रेस कोड सबके लिए लागू कीजिए, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करते हुए बात ना कीजिए और इन सबके अलावा हटा दीजिए बात। मैं और आप सब हट जाते हैं। कौन गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? इमरान खोकर ने प्रेशराइज नहीं किया कि आप हिजाब पहनने के लिए हाई कोर्ट जाइए। एक महिला, उसको लगा कि मैं अपनी मॉडेस्टी को प्रिजर्व नहीं कर पा रही हूं, महिला गई, एक बच्ची गई, बॉम्बे हाई कोर्ट एक बच्ची गई, सुप्रीम कोर्ट बच्ची गई, उनको खुद का राइट टू चॉइस को आप क्यों ब्रीच करना चाह रहे हैं? तीसरी बात, राइट टू प्रिजर्व कल्चर, आर्टिकल 29 साफ शब्दों में कहता है कि हमारा राइट टू कल्चर जो प्रिजर्व कल्चर है उसको आप कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहे हैं। हिजाब जो है वो भी हमारे कल्चर का आपका कहना है कि जबरदस्ती एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और एक महिला वो अपने अधिकार के लिए गई, लेकिन यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो सीधे तौर पर आप अदालत के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हैं। ये एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर अगेन आपका। रशीदी साहब, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका भी यही मानना है कि राइट टू चॉइस जो है वो स्कूल के भीतर भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि स्कूल के बाहर है, या फिर स्कूल के अपने जो नियम है छात्रों को उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए, जहां पर बाकायदा एक ड्रेस कोड होती है और उस ड्रेस कोड को फॉलो करना जरूरी है ताकि सामाजिक समानता दिखे? देखिए, ये स्कूल जो है 12वीं तक का स्कूल है और उस बच्चे ने कोर्ट में एक बात रखी कि मैं 10वीं क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ी हूं और इस हिजाब के साथ ही पढ़ी हूं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्कूल के नॉर्म्स की बात है तो 10वीं तक वो नॉर्म्स कहाँ चले गए स्कूल के? स्कूल ये कहता है लापरवाही हो गई, 10 साल तक आपने लापरवाही की और आपने कोर्ट में भी ये कह दिया लापरवाही की और कोर्ट ने भी उसको मान लिया। बड़ी अजीब बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझकर हिजाब के मामले को उठाकर प्रिविलेज लेना चाहते हो, जानबूझकर टीआरपी लेना चाहते हो, जानबूझकर एक स्कूल की सस्ती शोहरत आपको चाहिए। तीसरी बात, देखिए हाई कोर्ट जो है, यही हाई कोर्ट आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक मैटर आया था जिसमें फैसला सुनाया गया और कहा गया कि अगर लड़की के ब्रेस्ट या नीचे के कपड़े उतारे जाते हैं तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ऐसे कोर्ट और ऐसे जजों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो रिलीजन पर सही बात करेंगे, औरतों के हुकूक की सही बात करेंगे? जहां कोर्ट ये कह दे कि लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है। आप पूरे जुडिशरी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं रशीदी साहब। बात पूरी सुनिए, बीच में मत टोकिए।
और ये भी कहा जाए कि अगर आपकी औरत जो आपके निकाह में है वो अगर अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द के साथ रह ले तो आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते उसके खिलाफ। तो वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कोर्ट से कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कोर्ट से कि भाई वो आपको जो है सही राय देगा? मेरा मानना सिर्फ ये है, देखिए, जानबूझकर ये फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया गया। 2027 का चुनाव है, 2027 में इसका प्रिविलेज, इसका बेनिफिट सरकार को मिले, जानबूझकर इस तरह के फैसले दिए जाते हैं। ये सही और इंसाफ पसंद फैसले, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। रशीदी साहब, जजेस को सरकार को खुश करने से क्या मिलेगा? आप पूरे जुडिशरी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात, सारे फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा, जुडिशरी सिस्टम सरकार को खुश करके क्या ले लेगी? सुनिए, बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले को राज्यसभा मिली, जज को मिली कि नहीं मिली? और ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला जिस आदमी ने सुनाया उसको प्रमोशन मिल गया। क्या बात आप कह रही हैं कि सरकार को? संदीप मिश्रा जी, पूरे जुडिशरी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, जुडिशरी सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया है। जुडिशरी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जो फैसले दिए जाते हैं, जो तर्क दिए जाते हैं, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तर्क है इस पर आपका? नहीं, मौलाना रशीदी साहब इस तरह से एक तरह से अपने आप को संविधान प्रेमी भी डिक्लेयर करेंगे और दूसरी तरफ उसी संवैधानिक ढांचे के तहत बनी हुई न्यायपालिका को भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। भाई आप एक बात बताइए, इस तरह के मुद्दों को उठा करके आप क्या कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका बायस्ड है? आप कहिए, अगर हिम्मत है तो बोलिए न्यायपालिका बायस्ड है, न्यायपालिका पक्ष है। आप बताइए कि नहीं है, आप बताइए कि नहीं है। आप कहिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यसभा सीट पाने के लिए आया। आप बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए ना। सुनिए ना, नहीं, आपको तो किसी से डर नहीं लगता है ना, आप बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए ना, आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं? पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जो बात सीधे सीधे नहीं कह सकते उसको घुमा के मत कहिए। अगर आप कहना चाहते हैं सीधे कहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो है सरकार से फायदा लेने के लिए जो है ये फैसला दिया है। आप सीधे आरोप लगाइए अगर लगाना है तो, लेकिन गोल मोल बातें मैंने सीधा, इस तरह के आरोप न्यायपालिका पर अगर लगाएंगे। वो कह रहे हैं मैंने कोई बात घुमा के नहीं कही। संदीप मिश्रा जी वो कह रहे हैं मैंने कोई बात, संदीप मिश्रा जी वो कह रहे हैं मैंने कोई बात नहीं घुमाई, सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। जुडिशरी सिस्टम पर आरोप है। मैंने तो घुमाकर कही नहीं है बात, मैंने तो सीधा कहा है। आपको अगर समझ में नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूं? संदीप मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आवाज आएगी उनकी। मतलब आप अपनी बात पर कायम हैं कि न्यायपालिका में जजों ने राम मंदिर का फैसला सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए थी। आप यस या नो में जवाब दीजिए। मिली कि नहीं मिली? मैं पूछ रहा हूँ, यस या नो में जवाब दीजिए। आपका ये आरोप है कि नहीं है? आपका ये आरोप है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप अपनी बात से पीछे। अगर आपको आरोप है तो कहिए हाँ मेरा आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, आप इस पर कहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है यह सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव में मुख्यमंत्री से कुछ फायदा लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दिया है। आप कहिए सीधी बात, अगर हिम्मत है तो। आप स्पष्ट बोल के जाइए, कोई बात नहीं। इस तरह से जनता के मामले में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। आप राम मंदिर पे भी पहुंच गए, इधर भी पहुंच गए। जवाब दे रहे हैं वो, संदीप जी जवाब दे रहे हैं वो, संदीप जी जवाब दे रहे हैं। की बात हो रही है, छात्राओं के स्वतंत्रता की बात हो रही है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका सारा ध्यान इधर उधर ऐसे विषयों पर जिस पर की जो है आपके मौलानाओं को खास करके स्पेशल ट्रेनिंग होती है। एक तरह से मैं कह दूं भाई, आपको इस जजमेंट में आपको राम मंदिर से जोड़ने का क्या मतलब है? भाई महिलाओं को, जहां पूरी दुनिया में स्वतंत्रता की बात हो रही है, आप लोग इसके लिए साथ क्यों नहीं बढ़े होते हैं? आप लोग आगे क्यों नहीं आते हैं कि हमारी बेटियां भी समाज में खुलकर के सामने आए? और अभी जितने भी फिल्मी जगत के कलाकार हैं सारे लोग बिना हिजाब के घूमते हैं। आप बोलिए ना कि वो लोग एंटी इस्लामिक हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं जो है। आप इस बात को कहिए। ठीक है, जवाब दे रहे हो फटाफट रशीदी साहब, और फिर उसके बाद हम अपने विषय पर ही रहेंगे। संदीप मिश्रा साहब, न तो गुस्सा होने की जरूरत है, ना डिफेंसिव होने की जरूरत है। डिफेंसिव में मत होइए। सुनिए, ये जो डिफेंसिव आपको होने की जरूरत पड़ेगी रशीदी साहब। आप अपनी बात में कायम हो जाइए। आपने जो कहा है कहिए कि हम उस कायम रहेंगे। बाद में मत कहिए कि बोल रहे उनको बोलने तो दीजिए। सुने तो बोल रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आजादी की बात आप औरतों की कर रहे हैं ना, ये आप जैसे उन लोगों ने आजादी की बात उनके दिमाग में डाली है जो चाहते हैं औरतें आपके पास तक आए और आपका निवाला बने। आप उनके साथ रशीदी साहब गलत आरोप आप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। रशीदी साहब इस तरह से ना तो भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ना इस तरह के आरोप लगाइए। दुष्कर्म हो रहे हैं आजादी के नाम पर ही तो हो रहे हैं। या आप जैसे लोग जो आजादी दे रहे हैं ना, दिला रहे हैं,
ये उसी पर तो हो रहे हैं सारे। रशीदी साहब, कहिए आजादी- महिलाओं की आजादी आजादी की नहीं वजह है। से कुकर्म नहीं हो रहे हैं। औरतों को जरा आप घरों से अपनी सोच निकालने को की बातें नियंत्रण हैं। में रखिए। आप क्या चाहते हैं? महिलाएं पूरी तरीके से बस घर के अंदर एक पर्दे के अंदर ही बैठी रहे। एक नई बहस को नहीं, यहाँ मत पर आज रहिए। टीवी चैनल पर आप हम कब जन्म मत कहते हैं मत दीजिए रहिए? कि हम अभी एक नई बहस करना चालू कर दे। अरे हम ये कब कह गलत रहे हैं कि बात आप है। पर्दे में रहिए, आप निकलिए बाहर, बनिए इनका निवाला, बात खत्म हो गई। हम कब कह रहे हैं? रशीदी साहब, उस इंसान को कहिए, उस पुरुष को कहिए जिसकी जो हिजाब की बात आप करते हैं ना, जिसकी निगाहों में हिजाब नहीं है, उस पुरुष को कहिए जिसकी निगाहों में हिजाब नहीं है। आप ये गलत निगाह बहस का यहाँ हिजाब- छेड़ रहे हैं और ये बहुत निगाह गलत सुनिए, बहस छेड़ रहे हैं आप यहाँ पर। मैं मैडम, चाहती नहीं हूँ कि हम मैडम, महिलाओं की फ्रीडम और इसको लेकर अभी यहाँ पर ये बहस करें। पूरा मैडम, विषय हम, मैं सुनिए, चाहती हूँ हम हमारे टॉपिक पर रहे। मैडम सुनिए, ये निगाहों का पर्दा मुसलमान समझता है, मैं समझता हूँ, इमरान साहब समझते हैं, मुफ्ती शमून ये संदीप जी समझेंगे निगाहों का पर्दा। निगाहों का पर्दा क्या क्या है? बातें कर रहे जो हैं कहते हैं आप? औरतों की आजादी के नाम आप पर क्राइम बुलाते को, हैं। अगर आ रेप जाओ। केसेस होते हैं तो उन्हें धार्मिक एंगल में आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेप केसेस कौन होते हैं धार्मिक उसमें एंगल जो में कर रहा है? क्रिमिनल्स हैं, आप मैंने ये तो कह धर्म की रहे बात नहीं हैं, की। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, पर मैंने आप तो क्लियर धर्म की वही बात कह ही रहे नहीं हैं कि मुस्लिम्स नहीं होते, हिंदू क्रिमिनल्स होते हैं सारे। क्रिमिनल साहब, क्रिमिनल मैडम- होता है, उसका धर्म नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। अच्छा, आतंकवाद का धर्म देखा जाता है सिर्फ, क्या आतंकवादी मुसलमान होता है, क्रिमिनल का धर्म नहीं देखा जाता। वाह, क्या आप ही खूब देख थ्योरी लीजिए है ना, अभी आपकी। व्हाइट कॉलर टेरर आया क्या था खूब जब थ्योरी है सामने, तो आपकी। क्या क्या नाम निकले थे अगर- आपके नहीं, अगर सामने ही मुसलमान है। है तो आतंकवादी- यहाँ पर फिर वही मैं कह रही हूँ, गलत बहस छेड़ रहे हैं आप। व्हाइट कॉलर टेरर आया अरे था आपके मोहतरमा, सामने है, आप भी क्या तो क्या कुछ सोच के है। आप बोलिए। औरतों की फ्रीडम को लेकर, और पढ़े देखिए लिखे वो आपकी सामने सोच लोगों के है साथ डिबेट रशीदी कर रहे साहब, हो नहीं आप। गलत बात है, वो आपकी पढ़े सोच लिखे है कि लोगों आप के साथ चाहते हैं डिबेट कि कर रहे महिलाएं हो। पूरी तरीके से पर्दे में रहे। लेकिन अगर जो महिला घर के बाहर काम कर रही है, जो वर्किंग वुमेन है, या जो रात के 9 बजे या 10 बजे अपने घर से बाहर है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है और आप ये कहते हैं कि वो घर से बाहर है इसलिए गलत होता है, तो आप गलत है, आपकी सोच गलत है। हाँ, नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप हमारी सबको सोच बिल्कुल justify ठीक है, कीजिए। हमारी सोच बिल्कुल और ठीक सब है। लोगों को, जो लोग सुनिए, जो लोग 3 साल की बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची वो के गलत साथ, करते 13 हैं, साल की बच्ची के साथ उन्हें कर रहे हैं, फांसी की उनको सजा होनी justify चाहिए। कीजिए आप। वो कीजिए गलत आप करते उनको हैं, justify। वो गलत करते हाँ, हैं। मैं कीजिए उसको justify। बिल्कुल ठीक नहीं ठहरा रही, मैं उसको अजीब ठीक बात नहीं है। ठहरा रही। कहाँ मैं से वही कौन सी कह रही सोच लेकर आते हो हूँ आप? रशीदी साहब, किस-किसको 3 रोकोगे महीने की आप? बच्ची के साथ क्या बहस आप छेड़ किसको रहे हैं? रोकोगे 3 आप? महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वो बच्ची इंस्टिंक्ट करती है क्या किसी पुरुष को? उस पुरुष की निगाहों में वो नहीं होता है जिस हिजाब की आप बात कर रहे हैं, जिस पर्दे की बात आप कह रहे हैं। 6 महीने की मैडम, बच्ची के डिफेंस साथ कीजिए। रेप हो जाता है। आपके ऊपर तो मैंने कोई बात नहीं कही, मैं तो गलत बातें जनरल मत बात कर छेड़िए रहा हूं। यहाँ पर। मैं जनरल बात पुरुष कर- को आप क्यों पर्दा गुस्सा करने हो की रही हैं? जरूरत है, आप तो डिफेंसिव हो गई। क्योंकि आप बात गलत तो छेड़ रहे हैं ना। आप डिफेंसिव सीधे होगी। कह रहे हैं कि महिलाएं घर से नहीं, बाहर आप- निकलती हैं तो उनके साथ कुकर्म होते हैं। आप उन लोगों के डिफेंस में क्यों आ रही हैं जो इस मैं तरह किसी का के कुकर्म डिफेंस कर रहे में हैं, नहीं दुष्कर्म आ रही कर हूँ, रहे मैं हैं? महिलाओं की बात कर रही हूँ। औरतों को निवाला समझ रहे हैं, जो औरतों मैं को घरों से महिलाओं बाहर की बात निकालना कर रही चाहते हूँ। हैं। आप क्यों आ रही हैं उनके डिफेंस में भाई? मैं किसी के डिफेंस रही में हूँ नहीं आ रही हूँ डिफेंस में? रशीदी साहब, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ और आपकी डिफेंस में आ सोच रही की हूँ बात बिल्कुल कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल डिफेंस में आ रही हैं। मैं एक आप सामाजिक कितना भी इशू कह लीजिए, उठा मुझे रहा हूं। पता है कि मैं क्या आपको कर रही हूँ और बजाय आपने मेरे क्या साथ कहा खड़े वो होने आपको भी के, पता है। आप मुझे मां भी खड़ी हो पता रही है हैं कि मैं जाके क्या उनके कह साथ रही हूँ और जो आपको भी इस तरह पता का है कर आप रहे क्या हैं। कह रहे हैं। जबरदस्ती का नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हंगामा क्रिएट करने की कोशिश मैं मत बिल्कुल कीजिए। वो बात कह रहा हूँ जो समाज में गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को उजागर कर रहा हूँ। अगर आप नहीं चाहती कि वो गंदगी साफ हो तो खड़े हो जाइए उन दुष्कर्मियों के साथ, खड़े हो जाइए आप, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं किसी दुष्कर्मी वही के खड़े साथ उनके खड़ी साथ नहीं हूँ, डिफेंस कीजिए लेकिन उनको। आप जब वो जो लाइन कह रहे हैं ना आपकी महिलाएं करिए। बाहर है तो कुकर्म अरे होते मैडम, हैं, वो करिए। गलत है रशीदी साहब, वो गलत है। खूब करिए। फटाफट से मुफ्ती शमून कासमी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कासमी साहब, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? आपकी नजर में ये फैसला क्या है? आपके धर्म से जुड़ा है तो आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी राय तो इस पर बताइए ही। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको लेकर भी इस फैसले के जरिए एक संदेश जाता है? कासमी साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप ऑडिबल नहीं हैं, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए, ओवर टू यू। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमारे मुल्क का जो संविधान है वो सबको साथ लेके चलता है। अब संविधान को समझने के लायक बनाना सोसाइटी को
वो सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे उत्तराखंड राज्य की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसीलिए मदरसों को आधुनिकता से जोड़ा ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके। और 60 साल में जो आज का विपक्ष है उन्होंने उन्हें सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। और आज मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि एक रूपता और जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना, ये मैं समझता हूं ये धर्म के खिलाफ नहीं है। आप अपने घर में, बाजार में, कहीं भी आप निकलें तो आप उसका पालन करें। कोई हिजाब के ऊपर, पर्दे के ऊपर पाबंदी नहीं है। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है या वो कॉलेज में जाता है तो उसे जो कॉलेज के नियम है उसका पालन करना चाहिए। इसके लिए धर्म आपको रोकता नहीं है। धर्म आपको इसकी आजादी देता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो आप, और जहां तक सवाल जिस पर बहस चल रही है हिजाब की, तो आपके ऊपर कोई हिजाब पे कोई आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आप स्कूल का ड्रेस कोड को आप फॉलो करना वो कोई गुनाह नहीं है और वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, इस्लाम के भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी एजुकेशन के लिए और सोसाइटी से में ये ड्रेस कोड क्यों आया है, ताकि अलग अलग उसके बच्चे होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। अगर वो अलग अलग बढ़िया ड्रेस पहन कर आएंगे तो बच्चों में हीन भावना पैदा होगी, ताकि उनके अंदर मानसिक ठीक है, तौर ड्रेस से कोड वो इसीलिए है क्योंकि वो सामाजिक समानता के लिए है और उसी का प्रतीक रखता है। लेकिन जब धार्मिक पहचान की बात आती है तो क्या धार्मिक पहचान को लेकर जिस तरह की राजनीति होती है, हिजाब, तिलक, इन सब को लेकर जिस तरह की राजनीति होती है, क्या ये उसके लिए एक बड़ा संदेश है ये फैसला? जी, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें जो हमारे लोग हैं जो डिबेट कर रहे हैं या लोग जो सुन रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए, अच्छा सोसाइटी में करिए कि एक बहन को बहन के जरिए से के नजर से देखें। और जिस तरह से कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो यकीनी तौर से पुरुष और महिलाओं में अच्छे और खराब लोग होंगे, मगर हमारी सोसाइटी ज्यादातर अच्छे लोगों पर ही मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। हम बेटी की नजर से हमें देखना चाहिए। और जब हम अगर स्कूल में हम जा रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये फैसला, ये बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जब बच्चा स्कूल जाए या लेकिन कासमी साहब फिर यहाँ पर एक तर्क आ जाता है, कासमी साहब एक तर्क आ जाता है, जिस तरीके से इमरान खोखर साहब ने भी ये तर्क रखा कि बच्चा तिलक लगाकर जा रहा है तो वो उसकी धार्मिक पहचान बताता है, तो फिर हिजाब पहन के जाने पर फिर पाबंदी क्यों है, क्यों उसको लेकर मनाही की जा रही है? वो भी धार्मिक पहचान है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर बच्चा तिलक लगा रहा है तो वो पहचान है। देखिए, असल में ऐसा है कि आप घर से नमाज पढ़ के जा रहे हैं, आप कोई धार्मिक क्रिया करके जा रहे हैं, तो आपको कहाँ रोका है इस बात को? और अगर वहां जाने के बाद एक बच्चा लगा के जा रहा है, उसे इन सारी छोटी छोटी चीजों में क्यों लोग आना चाहते हैं? सोसाइटी को क्यों नहीं अच्छा करना चाहते हैं? क्यों हम अपने आप को, अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं? भाई आप ये समझिए कि जितने लोग कहने वाले लोग हैं उनके बच्चों का देखिए कि वो उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो छात्रा की पर्सनल चॉइस है। जिस छात्रा ने याचिका दायर की, जिस छात्रा ने कासमी साहब याचिका दायर की, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वो उसे अपना रिलीजियस राइट कह रही है, वो उसे अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट करार दे रही है, तो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो पर्सनल चॉइस पर आखिर पाबंदी क्यों? नहीं, उसकी पर्सनल चॉइस जो है, जहां कम्युनिटी के सारे बच्चे आते हों, अलग अलग उससे आते हों, वहां पर्सनल चॉइस नहीं रहनी चाहिए। वहां उसका पालन होना चाहिए जो स्कूल का ड्रेस कोड है। इसमें शरीयत या इस्लाम या सोसाइटी कहीं भी माने नहीं है। और जहां तक सवाल पर्दे का है, हिजाब का है, उसे कोई प्रतिबंध नहीं है। आप स्कूल से जाने के बाद जाएं, आप अपने उस पर रहें। यहाँ तो सारे बच्चे तो हैं, ठीक है भाई पढ़ाने वाले, और अब तो ज्यादातर पढ़ाने वाले भी उस्तानिया ही होती है, यानी लेडीज टीचर होती हैं। और लेडीज स्कूल में अगर ये है तो उसमें तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं। ये तो दरअसल ऐसा है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन से नहीं रोकना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, और उनका बल्कि मैं समझता हूं कि अच्छी तरबियत करनी चाहिए घर से, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई फला अपनी पहचान बना के आ गया तो हम भी ऐसे आएंगे। ऐसा मैं समझता हूं एक अच्छी सोसाइटी के लिए ये चीज मुनासिब नहीं है।
इसीलिए हमने कहा कि आपको जब तक आधुनिक एजुकेशन से नहीं जुड़ेंगे, आप मेन स्ट्रीम की एजुकेशन नहीं आएगी, तो आपको लोग जो है पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां, वो वोट बैंक बनाई रहेंगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को बढ़ाया है। और हमने उत्तराखंड के अंदर अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, लेकिन रशीदी साहब को आपकी बात से आपत्ति है अगर आप ये कहते हैं, कासमी साहब आप जो कह रहे हैं कि ड्रेस कोड जो है वो स्कूल का ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होती है, उसका पालन करना जरूरी है, और आप स्कूल से बाहर जब जाते हैं तब आप हिजाब पहनिए, जो कि हाई कोर्ट का भी यही है कि आप भाई स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस कोड होता है, हम भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर रशीदी साहब के कुछ तर्क हैं, वो आपकी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ओवर टू यू रशीदी जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिजाब पहनकर स्कूल जाना, इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये बच्चे पढ़ नहीं पाएगी? ये कहाँ साबित होता है इससे? हिजाब पहनने वाली बच्ची तो जज भी बनी है, हिजाब पहनने वाली बच्ची पायलट भी बनी है, IAS IPS भी बन रही है। ये कहाँ साबित होता है कि जो बच्ची हिजाब पहनेगी वो पढ़ नहीं पाएगी? ये आधुनिक नहीं हो रही है, ये बात नहीं हो रही है, सिर्फ ड्रेस कोड की बात हो रही है। देखिए, जानबूझकर इस चीज को धार्मिक रंग देना ताकि इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। मुफ्ती साहब मैं बीच में नहीं बोला, मुफ्ती साहब मैं बीच में नहीं बोला, आप भी बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जानबूझकर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इसको जो है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जानबूझकर धर्म से जोड़ा जा रहा है इसको। सवाल ये है कि कोर्ट के पास इतना समय कैसे होता है भाई इस तरह की बातें करने का? बहुत सारे मामले तलाक के लंबित हैं, बहुत सारे मामले जमानतों के लंबित हैं, बहुत सारे मामले ऐसे लंबित हैं बेचारे जिनके पास 2-2 हजार 2,500 हजार पैसे देने के लिए नहीं है, जज उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरा खुद का एक केस 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी FIR तक नहीं हो रही है। लेकिन जहां धार्मिक एंगल आता है, जजों के पास कहां से टाइम मिल जाता है उसको तुरंत लेने का, इंटरटेन करने का और उस पर फैसला सुना देने का? कहां से समय मिलता है? अगर बात होती है, सरकार बात करती है कि भाई फैसले जल्दी करो, तो कहते हैं कि जज नहीं हमारे पास, इतने केस ज्यादा है, जजेस कम है। लेकिन जहां धार्मिक एंगल आएगा उसका फैसला तुरंत दिया जाएगा। ज्ञानवापी पे देख लो आप, जो है जितने भी इस तरह के मामले हैं वो सारे के सारे तुरंत जो है, संभल की जामा मस्जिद का देख लो किस तरह से एकदम सारे मामले सुना दिए जाते हैं। तो मैं ये साफ कहता हूं, मुझे इसमें कोई डर नहीं। जिस तरह संदीप मिश्रा जी कह रहे थे कि आप साफ को, मैं साफ कह रहा हूं कि आजकल इस्लामोफोबिया बहुत दूर तक चला गया है और हर आदमी को अपने प्रमोशन के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, कर रहे हैं मजबूरी में लोग। जहां तक बाबरी मस्जिद का मामला है, मैं संदीप मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट आपने इनके सामने लिखा हुआ, अब मुझे बताइए 4 चीजें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 4 चीजें पर डिस्कस करने नहीं बैठे। रशीदी साहब माफी के साथ टोक रही हूं, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ माफी के साथ टोक रही हूं, हम हिजाब के मुद्दे पर रहते हैं। प्लीज डिबेट भटकती है रशीदी साहब, प्लीज डिबेट भटकती है, भटकती है। हम हिजाब के मुद्दे पर स्टिक ऑन रहते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। बातें कर रही है मैडम, आप बिला वजह की बातें कर रही हैं। मैं कोई बिना वजह की नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमारा जो टॉपिक है प्लीज उस पर स्टिक ऑन रहे। आप जुडिशरी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उसका जवाब देंगे। मैंने आपके सवाल के लिए नहीं टोका। बोल भी देता, आप बिला वजह टोकरी में बोल भी देता अब तक वो बातें। आप लोग पता नहीं कहां से किस तरह की बातें। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग नहीं, आप गलत समय पे गलत बात कर रहे हैं ना। 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई, बाबरी मस्जिद को इलीगल रशीदी साहब, हम अभी हिजाब के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बहुत माफी के साथ मैं अगेन आपको टोक रही हूँ, प्लीज इससे क्योंकि आप नहीं, आप बोलेंगे फिर वो उस बात पे जवाब देंगे, फिर कोई और उस बात पे जवाब देगा। वो देखिए कासमी साहब इस बात पर जवाब देना चाहते हैं, हम हिजाब की बात कर रहे हैं, हम हिजाब तक सीमित रहेंगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। हम दूसरा मुद्दा इसमें मस्जिद का बीच में नहीं लेकर आ रहे, हम मंदिर मस्जिद का मुद्दा बीच में नहीं लेकर आ रहे, धार्मिक पहचान की बात हो रही है। प्लीज हम वहीं तक स्टिक ऑन रहेंगे, प्लीज। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्यों बात कर रही हैं आप? नहीं, आप कितना भी कह लीजिए, आई एम सो सॉरी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया धार्मिक पहचान है ही नहीं, तो आप उस पर बात क्यों कर रही हैं? उस पर तो डिबेट भी नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी उस पर बयान दे रही है और मुस्लिम स्कॉलर्स के भी अलग-अलग तर्क है। हिंदू मुसलमान आप कर रही हैं, इसका मतलब नहीं, मुस्लिम स्कॉलर्स के भी अलग-अलग तर्क है। रशीदी साहब, आप विरोध में हैं, स्वतंत्रता है, आप विरोध में हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो पक्ष में है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, और पॉलिटिकल पार्टीज इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, तो इसीलिए बात हो रही है। ये मेरी निजी स्वतंत्रता है, वो हमारी बात है कि हम आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप बात करना चाहें आप बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए। आप नहीं बात करना चाहते तो वो आपका पक्ष है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं।
धर्म क्यों ला रही है हम बीच में? हाई कोर्ट के हिंदू ऊपर बात मुसलमान कर के रहे हैं, बीच कोई में। धर्म पर हम बात नहीं कर रहे कि स्पेशली हम मुस्लिमों को लेकर बात कर रहे हो। संदीप मिश्रा जी, कोर्ट ने कहा कि छात्रा हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस साबित करने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं दे पाई है। क्या किसी लड़की की धार्मिक आस्था की सिंसेरिटी तय करने के लिए उसे धार्मिक ग्रंथ या कोई एक्सपर्ट की एडवाइस ये सब देना, उसे साबित करना, उसे साक्ष्यों के साथ सबूतों के साथ रखना अनिवार्य है? देखिए, अब जो भी लॉयर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको मटेरियल अदालत के सामने रखना चाहिए, और अदालत कोई भी फैसला जो है हवा में नहीं देती है। जो भी फाइल, जो भी रिकॉर्ड अदालत के सामने होते हैं उसी के आधार पर फैसला देती है। तो अगर उनके वकील ने तथ्य नहीं रखे हैं अदालत के सामने, तो अदालत अपने विवेक से कैसे फैसला दे सकती है? क्योंकि अदालत का काम है मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे फैसला देना, न कि हवा में बातें करना। तो अगर फेल किया है छात्रा ने, तो डेफिनेटली वो छात्रा का फेल्योर है, छात्रा के लॉयर का फेल्योर है कि वो मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं ला पाया। और अगर उनके पास एक सेकंड ऑप्शन है, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, आपके पास रिकॉर्ड के रखने के लिए अगर कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट में लेके आइए, उसको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करिएगा। लेकिन बात क्या है कि आप इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को अगर ब्लेम करेंगे और किसी तरह से जो बात चल रही है, अदालतें जो सक्रिय रुख अपना रही हैं किसी तरह से कि महिलाओं के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने जिसमें वो आगे बढ़ें और पढ़ाई लिखाई के लिए उनके समान अवसर मिले, समान एनवायरनमेंट क्रिएट हो, तो मुझे लगता है कि समाज में हर किसी को इसका सहयोग करना अगर चाहिए। कोई ना कि बच्ची अगर कोई बच्ची हिजाब पहनती है स्कूल के अंदर, तो क्या उसे समान अवसर नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये छात्रा खुद कह रही है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक वो हिजाब पहन रही थी। जब ये छात्रा खुद कह रही है और स्कूल में पहन रही थी, स्कूल वाले अलाउ भी कर रहे थे, तो क्या उसे समान अवसर नहीं मिले? बिल्कुल मिले। और स्कूल ने पहले तो मना ही नहीं की। उसको समानता की अवसर की बात नहीं कर रहा हूं। बालिका को, छात्राओं को खुद लगे कि हम भाई यूनिफॉर्म है। मैं एक बात कहूं, ईरान में महिलाओं ने आंदोलन किया ना हिजाब से आजादी के लिए। कौन अपनी स्वेच्छा से पर्दे के अंदर रहना चाहता है? आप मुझे ये बता दीजिए। अगर अंग्रेजों ने पर्दा प्रथा खत्म किया तो हिंदुओं के बीच की, तो पर्दा प्रथा के लिए महिलाओं ने आवाज उठाई और हिंदुओं ने शायद उसके लिए सपोर्ट किया कि हमारे यहाँ की महिलाएं अगर पर्दे से बाहर आना चाह रही हैं, और अंग्रेजी व्यवस्था या राजा राम मोहन राय या बाकी लोगों ने जो कोई भी सहयोग किया उसको खत्म करने के लिए, तो हमारा एक सकारात्मक सोच रहा उसके लिए। तो अगर इस तरह की कोई मांग मुस्लिम समाज में उठ रही है, मान लीजिए अदालत का फैसला आ ही जाए हिजाब के समर्थन में, तो भी इस बात के लिए भी एक सकारात्मक माहौल बनना चाहिए कि यह पर्दा प्रथा, अगर कोई भी छात्रा ये कहती है आकर, अगर कोई छात्र, कोई महिला ये आकर कहती है कि मैं तो अपनी आस्था के साथ इसे पहन रही हूँ, तो ये सीमा कहाँ पर तय होगी? कि 10वीं तक तो आपको वो सीमा नहीं दिखी, लेकिन 10वीं के बाद सीमा दिखती है। मोनिका जी, अपने घर में पहनिए। इंस्टीट्यूशंस में कोई सेना में जा करके कह सकता है मैं छापा तिलक लगा करके परेड में शामिल होऊंगा। 26 जनवरी को परेड होती है ना, कोई कहेगा मैं छापा तिलक लगाऊंगा, कोई कहेगा मैं 2 हाथ की शिखा रखूंगा। बताइए, किसी को परमिशन है फौज की किसी आदमी को? तो इंस्टीट्यूशंस में जब आप जाते हैं, कोई डॉक्टर कह सकता है कि मैं हिजाब पहन करके आऊंगा, डॉक्टर मरीजों की देखभाल करूंगा। कोई सिस्टर कह सकती है हॉस्पिटल के अंदर कि मैं हिजाब पहन के करूंगी। भाई, जहां भी आप जाते हो यहाँ का ड्रेस कोड है, यू हैव टू फॉलो दैट ड्रेस कोड। ड्रेस कोड कहीं का भी है, उसको आपको फॉलो करना। आपकी धार्मिक आजादी आपके घर के अंदर है। और जब कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, आप देखिए ना सार्वजनिक जीवन में, और अगर आप इसको एसेंशियल कहेंगे तो भाई क्या बेगम खालिदा जिया, शेख हसीना, जो बेनजीर भुट्टो, कश्मीर वाली महबूबा, सभी लोगों का आप देखिए, लोग बिना हिजाब के ही सार्वजनिक जीवन में रह रहे हैं ना। आखिर इन लोगों को अवसर मिले हैं और किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की है, तो महिलाओं को अवसर दीजिए ना इस तरह से आगे बढ़ने का। इमरान खोखर साहब, संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि मटेरियल ऑब्वियस सी बात है कोर्ट में पेश करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने भी बात कही कि हाँ भाई, लॉयर वो नहीं मटेरियल पेश कर पाया या वो बात नहीं रख पाए उस तरीके से कि हिजाब क्या कहता है, हिजाब को लेकर नियम क्या कहते हैं, धर्म में क्या कहा जाता है। आप ज़रा यहाँ विस्तार से बता दीजिए कि हिजाब क्या अनिवार्य है पहनना? पर्दे का हिजाब होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, एक निगाह का हिजाब होना चाहिए, वो बातें भी अहम हो जाती हैं। लेकिन जब महिला की बात आती है तो क्या उसके लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है? क्या कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है? संदीप मिश्रा जी बड़े सीनियर एडवोकेट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इनको हिजाब, नकाब और बुर्के में फर्क नहीं पता। इन्होंने महबूबा मुफ्ती को दिया कि वो हिजाब नहीं पहनती, जबकि महबूबा मुफ्ती को आप जब कवर फेस देखेंगे पूरी तरीके से तो वो एक तरीके का हिजाब है।
मैं आपको क्लियर कर दूं 3 चीजों को ना। बुर्का होता है जिसमें पूरी बॉडी होल्ड कवर्ड होती है, जी। निकाब होता है जिसमें चेहरा कवर्ड होता है, और हिजाब के अंदर आप स्कल को कवर करते हैं, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द फेस को कवर किया जाता है, वो होता है हिजाब। अब मैं आपको उस बात के लिए चलता हूं, वाकई हो सकता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो भी उनके वकील हजरात होंगे वो प्रॉपर तरीके से उस मामले को इंटरप्रेट नहीं कर पाए होंगे, जज को कन्विंस नहीं कर पाए होंगे, और जज ने इस तरह का फैसला दे दिया होगा। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूं, कुरान की 2 वर्सेस हैं, आप उनको जाकर पढ़ लीजिए, सूरह नूर और सूरह अज़हाब, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक जो बिलीविंग वुमेन होती है, जो यानी मोमिना होती है, उनको साफ शब्दों में कहा गया है कि अपनी निगाहों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को कवर्ड करे, अपने आज़ा ना दिखे इस तरह के ढीले कपड़े पहनिए। दूसरी बात, मर्दों को भी कहा गया कि आप शर्म हया के साथ अपनी निगाहों को रखिए, मर्दों को भी कहा गया कि आप इस तरीके के कपड़े ना पहनिए जिससे आपकी बॉडी के पास बिल्कुल शो ऑफ होते हों। इन सब बातों के बावजूद भी, और हटा दीजिए इन सबको भी, एक महिला जिसको राइट टू चॉइस है, मोनिका जी को राइट टू चॉइस है, मैं अभी इससे पहले वाले डिबेट में बैठा था, उसमें एंकर ने साड़ी पहन रखी थी, वो उनका राइट टू चॉइस था, आपने सूट पहन रखा होगा, ये आपका राइट टू चॉइस है। कोई और महिला एंकर होगी, वो कुछ और तरीके के डिसेंट कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के बैठी होंगी, वो उनका राइट टू चॉइस है। लेकिन एक मुस्लिम महिला का राइट टू चॉइस नहीं हो सकता। मुस्लिम महिला अगर राइट टू चॉइस मांगेगी तो वो तो साफ दकियानुसी सोच है, वो संविधान के खिलाफ लेकिन वो सोच है, स्कूल के बाहर है ना, स्कूल सामाजिक अवसर देता है। देखिए, ये स्कूल की सुप्रीम बात कोर्ट हो को रही है, समझाइए, स्कूल की बात वो है। वो बात सुप्रीम कोर्ट को समझाइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है पार्शली कि यू कैन नॉट बाउंड ए मुस्लिम वुमन टू वेयर हिजाब, आप उसको बाउंड ना कीजिए। स्प्लिट वर्डिक्ट है, अभी स्प्लिट वर्डिक्ट है, और फाइनल जो वर्डिक्ट है वो अभी आना बाकी है। एक तरह का स्प्लिट वर्डिक्ट है, तो आप दोनों हिस्सों की बात करेंगे। उसके ऊपर पार्शियल स्टे तो है, पार्शियल स्टे तो है सुप्रीम कोर्ट का कि आप बाउंड नहीं कर पाएंगे उनको, किसी तरीके से उनको आप प्रोहिबिट नहीं कर पाएंगे, वो हिजाब पहन के आए ना है। या तो आप, अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी वो बात होती है, जो बात को 3 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं ऊपर, सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में खत्म कर देती बात को। इस तरीके से एक महिला जिसको लगा कि 3 तलाक मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फैसला दे दिया। तो इस मामले में भी तो एक महिला गई है, लेकिन पूरी जिंदगी उसको उस फैसले के लिए भी तो लग गई। ये तो हमारा कानून कितना सुस्त है, ये इस बात को भी तो दर्शाता है ना कि पूरी जिंदगी भी तो उसको उस फैसले के लिए लग गई ना। कितने चक्कर उसने काटे, क्या क्या उसने नहीं सहा, हमने सब देखा। ठीक है, अब बात ये आती है, हम आपसे सीधी बात कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म है जहां सारे बच्चे एक साथ दिखे, एक समान दिखे। मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है, वहां पर सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। वहां जो उसकी क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो हालांकि वो छोटी क्लास में है, वहां कोई भी बच्चे हिजाब नहीं पहनी होती है, जबकि मुस्लिम धर्म के बच्चे भी वहां पर आते हैं, सब कुछ है। तो स्कूल में सबको एक समान दर्शाने के लिए, एक समान दिखाने के लिए, वो समानता महसूस कराने के लिए इस तरह से यूनिफॉर्म होती है। तो उस यूनिफॉर्म का तो आप पालन करेंगे ना। अगर एक बच्चा वो अपनी धार्मिक पहचान लेकर, यानी कि हिजाब लेकर अगर आ रहा है, तो वो अलग दिखेगा, सीधी सी बात। मोनिका जी, मैं आपको बहुत सीधी सी बात समझाना चाहता हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल का नाम था श्री जैन हाई स्कूल। मेरे स्कूल के साथ में जो बच्चियां पढ़ा करती थी वो बिंदी लगाकर आया करती थी। मेरे साथ में वो बच्चे हाथों में कई बार कलावा पहन के आया करती थी, वो उनका कस्टम था, ट्रेडिशन था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ पढ़ा करती थी। मेरी हर टीचर मंगलसूत्र पहन के आती थी, बिंदी लगा के आती थी, साड़ी पहन के आती थी, वो उनका कल्चर था। मैं प्रिजर्व करने के मुझे खुशी थी, कोई तकलीफ नहीं। मेरे स्कूल के अंदर शनिवार के दिन सरस्वती पूजा होती थी, मेरे स्कूल के अंदर नवरात्रि में गरबे हुआ करते थे, मेरे स्कूल के अंदर गणेश चतुर्थी के टाइम 7 दिन के लिए स्थापना हुआ करती थी। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, यहाँ यूनिफॉर्मिलिटी आ गई। लेकिन जिस दिन मैं कुर्ता पजामा पहनकर जुम्मे के दिन वहां पर कॉलेज में गया, मेरे प्रिंसिपल को आपत्ति हो गई। क्यों साहब, जब साल भर तक इन सारे प्रोग्राम्स हुए, जब आपको यूनिफॉर्मिलिटी नजर नहीं आई, एक दिन के लिए इमरान खोकर कुर्ता पजामा पहनकर जुम्मे के दिन चला गया। आप ही जवाब देंगे संदीप जी, आ रहे हैं आपके पास, आप ही जवाब देंगे। ये मेरा राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी दोनों तरफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राइट टू इक्वालिटी में मोनिका जी की अलग हो, इमरान खोकर की अलग हो। अगर आप यूनिफॉर्मिलिटी लाते हैं तो स्कूल, इमरान जी, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूँ, सुन लीजिए। आप अगर जैन स्कूल से पढ़े हैं तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जहां पर आपको परमिशन है, आप चाहे जैसे अपनी रिलीजियस आजादी को एंजॉय करिए। तो आपका अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर जैन का स्कूल है, वहां मंगलसूत्र पहन के नहीं आएगी, बिंदी नहीं लगा के आए महिला, कहाँ आएगी भाई? कहाँ आएगी बताइए थोड़ा। अगर जैन के स्कूल में नहीं आएगी कहाँ आएगी? और जामिया मिलिया में अगर आप हिजाब पहन के नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे?
भाई जामिया मिलिया में मैं पढ़ा हूँ, सारी बच्चियां हिजाब पहन के आती थी, और जुमे के दिन जो है नमाज के लिए छुट्टी भी होती थी, सारी चीजें होती थी। तो भाई जब आपके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हो, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में अपना राइट एंजॉय करिए। आप हर इंस्टीट्यूशन में जाइए, आप थोपिए कि नहीं जी सब जगह हमको राइट है, या फ्रीडम आपको कहां से मिल जाएगी भाई? ये सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, स्टे दिया है मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अलाउड है हिजाब पहन के आना। उस बच्ची को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड दिया, पार्शली स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को समझाइएगा, सुप्रीम कोर्ट मना कर सुप्रीम कोर्ट जो स्टे दे देगी उसमें सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले, और सुप्रीम कोर्ट जहां स्टे नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट से जहां आपको फेवर में आदेश नहीं मिलेगा वहां जुडिशरी बिकाऊ है। ऐसा कौन सा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का मुसलमानों ने नहीं माना? तो आप आरोप सुप्रीम लगाएंगे कोर्ट का ऐसा ना। कौन सा ऑर्डर था जो अरे कॉमन रशीद मुस्लिम्स ने नहीं माना? आपने कह दिया बाबरी हमारी नहीं है, हमने मान लिया। आपने कह दिया ट्रिपल तलाक तलाक के बिद्दत है, उसको हम एहसान किया है आपने, मान लिया। एहसान किया है आपने, देश में रहेंगे, देश का संविधान और कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे? स्वेच्छा से जो आपने आपके लिए एहसान चीज को होगी आप नहीं उसको किया पकड़ मान लेंगे। करके। आपने कोई एहसान आप नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने मानते कोई एहसान आप नहीं किया है, सबरीमाला के आपको मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं। कासमी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोनिका संविधान और कानून के हिसाब से चलना। मोनिका जी मोनिका देना चाहता हूँ। मैं आज जी, ये आपके बता पास दूं है। कि संविधान का और शरीयत का कहीं भी टकराव नहीं है। जैसे अभी कहा कि जो तलाक बिदअत जिसे बोलते हैं, 3 तलाक एक साथ देना इस्लाम में भी अनिवार्य नहीं है, उसे बिदअत कहा गया है। आप एक माह के, एक महीने के अंतराल से आप तलाक दें, उसी के लिए बिल आया। ये भी कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको आपकी 3 तलाक का मतलब एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकते, इंस्टेंट तलाक कह करके, ये नहीं, बल्कि उसका तरीका है। जो बिल आया है वो इस पर है कि आप एक एमसी में एक महीने में 1 तलाक दें, फिर दूसरी दें, फिर तीसरी दें। तो विच्छेद होने को कहीं इनकार नहीं किया कि किसी भी उसमें, ना संविधान आपको कहीं रोकता है, ना आपको इस्लाम रोकता है। भाई तरीका कार को अच्छा करना, सोसाइटी को अच्छा करना, ये बहुत जरूरी है। और ये सोसाइटी अच्छी तब होगी जब लोग पढ़े लिखे होंगे। भाई इसीलिए मैंने कहा कि 60 साल, आज 80 साल हो गए हमें आजाद हुए हुए। आज आजादी के बाद हमारे पास अच्छी एजुकेशन, हमारे जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसके अंदर अच्छी एजुकेशन नहीं है। और अच्छी एजुकेशन ना होने की बिना पर कुछ लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और कुछ दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो गलत इंटरप्रिटेशन करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोसाइटी के अच्छे लोगों का ये कर्तव्य बनता है। अब जैसे माननीय, मैं अभी कह रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों को इसीलिए आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा, और हमने इसीलिए उसकी वकालत की कि ताकि इन बच्चों को आधुनिक एजुकेशन मिले। दोनों एजुकेशन इनके पास होगी तो ये पहचानेंगे समाज को भी, सोसाइटी को भी, और अपने दीन को भी। जैसे अभी मेरे से पूर्व कह रहे थे कि भाई मैं अपने स्कूल में पढ़ा, तो ऐसे ही स्कूल और कॉलेज और ऐसे मदरसे हमारे आधुनिक होंगे। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये काम अगर आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि सबको साथ लेके चले हैं और सबको हर चीज में भागीदारी दी है। अब इन लोगों ने बीजेपी से आप वो क्लियर कीजिए ना, आप क्यों पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी जी को बीच में ला रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा हूँ मैं आपसे, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। चाहता हूँ तुम जो अभी तो बोल रहे थे, तो अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने, ये बताओ। क्यों तुम मुसलमानों को उन्हें दकियानूसी की तरफ ले जाना चाहते हो? क्यों एजुकेशन से दूर करना चाहते हो? कुरान की आयत क्या कहती है? तुम तो पढ़ोगे स्कूल में ना, मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वजाहत कीजिए और इन मुसलमानों को समझना चाहते हैं आपसे। आप मुफ्ती हैं, पढ़ने नहीं दोगे आप बड़े हैं। हाँ मैं मुफ्ती तभी तो कह रहा हूँ आपसे कि इस्लाम का कहीं टकराव नहीं है। टकराव तुम्हारे जैसे लोगों का है कि आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है इसलिए उसकी मुखालफत कर दी है। अब आपको सोचना चाहिए भाई। अगर आज बताइए 2014 के बाद से कौन सी बताइए ना, कुरान के अंदर सूरह नूर और सूरह अज़ाब में क्या लिखा है, वजाहत कर दीजिए। आप बैठे हैं, आपको मैंने क्या
ये चैनल वाला मना कर रहा है कि आप कॉपी मत रशीदी करिए। साहब, कासमी जी की बात को ही आगे बढ़ाते भाई, आप हुए बताइए, देखिए आपको मना रशीदी किया है, साहब, मैंने कॉपी मत तोड़िए आप। ठीक है कासमी जी, आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए रशीदी साहब, आपसे मेरा सवाल, इस्लाम को लेकर हमेशा से बातें आती है कि दो तरीके का इस्लाम है। एक वो इस्लाम है जो बहुत अच्छा है और कुरान की सही आयातें, कुरान के सही मायने समझाता है, लेकिन एक इस्लाम का वो वर्ग भी है जो कुरान को गलत तरीके से इंटरप्रेट भी करता है, ठीक है। और जब एजुकेशन की भी बात आती है तो बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास उस तरह की एजुकेशन नहीं है। अगर आप वाकई में सिर्फ रिलीजियस राइट्स तक सीमित रहना चाहते हैं तो उसके लिए मदरसे हैं आप लोगों के पास, जहां आपको आपकी धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और उसके साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन जब आप एक कॉमन सेक्टर में आते हैं, वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहां पर वहां के जो राइट्स हैं, वहां के जो नॉर्म्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको फॉलो करना ही होगा। अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप मदरसा का भी तो रुख कर रहे हैं ना, और वो कर सकते हैं। एक तो एक बात अच्छी तरह आप समझ लीजिए, इस्लाम एक ही है। मैं ये कह रहा था कि इन इस्लाम लोगों एक ने है। क्योंकि इन्हें अरे एक आधुनिक मिनट मुफ्ती education साहब यार हासिल बोलने दो करनी भाई, चाहिए, ताकि बोलने दो। मुसलमानों को, अरे भाई 80 साल में अब आप भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इसलिए डराओगे कि ताकि आपकी रोजी रोटी चलती रहे और लोग उनके अरे कौन डरा रहा है भारतीय जनता पार्टी से? कोई नहीं डरा रहा है। मुझे आप बताइए बिला वजह कि कह रहे हैं, कहाँ- कौन डरा रहा है कहाँ भारतीय जनता पार्टी से? 2014 के भाई बाद सुनो, एक मिनट आप सुनो। पूछो जरा भाई, मोनिका पूछो इनको इनसे, बंद करो भाई, ईमानदारी के मोनिका साथ जी। कौन सी योजना में भेदभाव हुआ है? ठीक है, बोलने दीजिए, बोलने कहाँ दीजिए। किसी बंद करो यार। योजना में भेदभाव ठीक हुआ है, है? कासमी और साहब तुम बोलने इतने दीजिए, के समय साथ की भी कमी है, बोलते हो, बोलने दीजिए, बताओ बोलने तुम पे दीजिए। कितनी कार्रवाई हुई है? ठीक है, कासमी साहब बोलने दीजिए, फटाफट से रशीदी साहब जी। देखिए, अभी संदीप मिश्रा जी ने एक बात कही कि ये जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है ये रिलीजन इदारा है। मैं इनसे बता दूं, रिलीजन नहीं है वो, रिलीजन बिल्कुल नहीं है। अगर रिलीजन होता तो संदीप मिश्रा जी, पार्टी भी पढ़ाया जाता है, तुम्हें पता नहीं है? और रिलीजन अरे भी है यार वहाँ। क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें मुफ्ती साहब, क्या हो गया? ठीक तो हो? मुझे यूं हो दिमागी गया कि संतुलन ठीक है? आप सतीश जी को लेकर के कह रहे हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, आपको उसका इतिहास मालूम है? ये मजहबी इदारा है? इतिहास नहीं है क्या? नहीं, ये मजहबी इदारा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। पढ़ाया जाता है, तुम्हें पता नहीं? अरे इस्लामिया मजहबी के- इदारा है ये। अरे यार क्या बेवकूफी की हरकतें कर रहे हो, इस्लामिया क्या हो गया के- तुम्हें आज? अच्छा वो है। पुष्कर सिंह धामी ने कुछ कह दिया क्या आज? ओके सुनो यार, क्या बात करते हो बिला वजह की? मैं ये कह रहा हूँ वो मुसलमान इदारा है, माइनॉरिटी इदारा है। आपको भी एक धार्मिक महिला इदारा की नहीं, शादी पे माइनॉरिटी। बड़ा कमेंट आपने किया था, आप इस तरह से मत सबको छेड़िए जो है। अब आप बोलना शुरू कर दो। आप लोग पढ़े लिखे हो यार, डिबेट का डेकोरम होता है एक। सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और एएमयू जो है ये धार्मिक नहीं है, ये मुस्लिम इदारे हैं, माइनॉरिटी इदारे हैं, और उनमें कुछ थोड़ी बहुत मुसलमानों को रियायत है, थोड़ी बहुत है, लेकिन वो इस्लामिक। जी शायद संपर्क हमारा टूट गया, सुन पा रहे बार हैं बार रशीदी के नए साहब? कोर्ट हाँ। ऐसे नहीं होता। जी कंटिन्यू हेलो? कंटिन्यू फट, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कोर्ट फैसला करता है, जो भी जज फैसला करता है, उसके सामने पीछे के सारे फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर, जी। हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पर, निचली अदालत ने क्या कहा इस पर, तब जाके कोई फैसला दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि वो सबूत नहीं रख पाई लड़की। अगर लड़की सबूत नहीं रख पाई तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या जजों के सामने नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसका कहा इसके हवाला लिए? भी दिया गया और बहुत माफी के साथ तो मैं आप इससे लोगों को साफ यहाँ पता पर रोक चलता रही है, हूँ क्योंकि इससे साफ समय की पता कमी चलता है, है। बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये मामला जाहिर सी बात है जिस तरीके से उछाल मार रहा है, उफान पर है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है, क्योंकि हिजाब को लेकर इस देश में जो बहस बीते कई सालों से चल रही है वो अभी भी जारी है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऐसी संस्थाओं में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन सके महिलाएं, छात्राएं। लेकिन इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दे दिया, इसीलिए सीमा कौन तय करेगा इसको लेकर ये पूरी बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल सीधी बात पे बस इतना ही, नमस्कार।